हेलो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस लॉज के बारे में। आज चर्चा करेंगे पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 10 के अनुसार वे सभी ठहराव परिवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता अनुबंध का एक प्रमुख लक्षण है। इस बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। अब अनुबंध करने की क्षमता से क्या आशय है? तो अनुबंध करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों की अनुबंध करने की वैधानिक क्षमता से है। अब अनुबंध करने की क्षमता किसमें है? धारा 11 में दिया हुआ है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम जो उन पर लागू होता है के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, तथा वह किसी राजनियम जो उस पर लागू होता है के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। तो इस धारा में तीन चीज़ें आई है कि एक तो वयस्क आयु प्राप्त कर ली हो, यानी वो वयस्क हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो और वह देश के किसी भी अन्य राजनियम जो राजनियम है उसके अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। तो इस बारे में ये तीन पड़ाव है। अब इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे अवयस्क के बारे में। माइनर अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने देश के संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अवयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। अनुबंध करने के उद्देश्य से भारतीय वयस्कता अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत वयस्कता संबंधी जो प्रावधान है वो इस प्रकार है, जैसे सामान्यतः जो वयस्कता जो है वो आयु होती है 18 वर्ष की, और संरक्षक की अगर दशा है उसके ऊपर यदि किसी अवयस्क के अव्यस्तता काल में ही उसके स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा अगर संरक्षक नियुक्त कर दी गई है अथवा कोर्ट ऑफ वॉइस वार्ड्स के ने उसकी संपत्ति अपनी देखरेख में ले ली है, तो ऐसा अवयस्क तभी वयस्क हुआ माना जाएगा जब वह अपनी उम्र 21 वर्ष की पूरी हो जाएगी उसकी, तब वो वयस्क माना जाएगा। अब अवयस्कों के संबंध में न्यायिक दर्शन के सिद्धांत है इसमें, जैसे अवयस्कों को संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना माइनर्स को। तो कानून अवयस्कों की संरक्षण प्रदान करता है तथा अनुभवी व्यक्तियों को उनकी अनुभवहीनता का लाभ उठाने से रोकता है। दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अवयस्क का संरक्षण करते समय कानून को अवयस्क से व्यवहार करने वाले दूसरे पक्षकारों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब इस संबंध में कुछ नियम दिए हुए हैं अवयस्क के ठहराव, इसके नियम या प्रकृति में। अगर मान लो इसके साथ कोई ठहराव करता है अवयस्क जो 18 साल से और संरक्षण दिया हुआ है तो 21 साल से अगर कम आयु का है, तो ठहराव पूर्णतः वैध है। एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः वैध होता है, इसके साथ किया गया ठहराव वैधनीय नहीं माना जाता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही वैध होता है। तो अनुबंध अधिनियम में केवल यही लिखा गया है कि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, और अधिनियम में इस बात पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया है कि अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध वैध होता है अथवा वैधनीय। किंतु मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही वैध होता है। इस मामले में धर्मोदास एक अवयस्क व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति को प्रतिवादी जो ब्रह्मोदत्त था, मौर्य बीवी के पति के पास
बंधक रखकर ब्याज पर 20,000 रुपये का ऋण लेने का ठहराव किया। बंधककर्ता धर्मोदास ने इसमें से लगभग 10,500 रुपये नकद प्राप्त कर लिए। प्रतिवादी अर्थात बंधक ग्राही ने बंधक की कार्रवाई करने के लिए इसे एक वकील को सौंप दिया। इस बंधक की कार्यवाही के दौरान वकील को ज्ञात हुआ कि वादी धर्मोदास अवयस्क है, अतः वकील ने वादी अर्थात बंधककर्ता से एक लेख पत्र पर यह लिखवा लिया कि वह वयस्क हो चुका है। इस घोषणा के बाद बाकी रुपया दे दिया गया। कुछ दिनों बाद वादी धर्मोदास स्वयं ने ही प्रतिवादी ब्रह्मोदत्त के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से ये प्रार्थना की कि वह अनुबंध व्यर्थ घोषित कर दिया जाए और संपत्ति पर से बंधक रद्द किया जाए। प्रतिवादी ने अपने बचाव में ये कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक वह उसके द्वारा लिया हुआ धन वापस न दे, किंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी धर्मोदास के पक्ष में निर्णय दिया तथा धन लौटाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। प्रतिवादी ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील कर दी। जब अपील चल रही थी तब ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई। उस पर आगे ब्रह्मोदत्त की पत्नी मोहरी बीवी ने अपील को लड़ा, इसलिए ये मामला मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष के नाम से व्याख्यात हुआ और प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव व्यर्थ यानी वॉइड होता है, व्यर्थनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया कि मोहरी बीवी उधार दी गई धनराशि को प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रखती है धारा 65 के अधीन, क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, न कि परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बाद में व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है वचन ग्रहीता अथवा हितकारी की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन। यदि अनुबंध में अवयस्क हितकारी या लाभ की स्थिति में है तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। उक्त वाद में ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, किंतु अवयस्क को ऐसे अनुबंध को प्रवर्तित करवाने का अधिकार तभी मिलता है जबकि उसने उस अनुबंध के अधीन अपनी ओर से संपूर्ण प्रतिफल दे दिया हो तथा उसकी ओर से किसी भी वचन को पूरा करना शेष नहीं हो। यदि अवयस्क की ओर से अनुबंध पूरा करना शेष हो तो वह लाभ की स्थिति में भी अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापना या क्षतिपूर्ति। प्रतिस्थापना का तात्पर्य ठहराव के अंतर्गत प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना है। वर्तमान में अवयस्क की दशा में प्रतिस्थापना के संबंध में कुछ प्रावधान है, जैसे स्वयं अवयस्क द्वारा व्यर्थ घोषित करने की प्रार्थना करने पर यदि अवयस्क स्वयं किसी ठहराव को व्यर्थ घोषित करने की न्यायालय से प्रार्थना करता है तो न्यायालय उसे उस ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से प्राप्त हुए सभी लाभ या प्रतिफल लौटाने के लिए कह सकता है। साथ ही दूसरे पक्षकार को हुई क्षतिपूर्ति के लिए भी कह सकता है। दूसरे पक्षकार की प्रार्थना का विरोध करने पर कभी कभी ठहराव का दूसरा पक्षकार अवयस्क के साथ हुए ठहराव को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय से आवेदन करता है और अवयस्क उसके इस आवेदन का विरोध करने में सफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अवयस्क को ये कह सकता है कि वह दूसरे पक्षकार से ठहराव के अधीन प्राप्त लाभ या प्रतिफल को उस सीमा तक लौटा दे जिस सीमा तक उसे या उसकी संपदा को उससे लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि उपर्युक्त प्रावधानों में कह सकता है शब्द प्रकट करता है कि न्यायालय को विवेकाधीन अधिकार है कि वह प्रतिस्थापना के लिए कर भी सकता है और नहीं भी। ये उल्लेखनीय है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के
लागू होने से पूर्व प्रतिस्थापना के संबंध में सभी न्यायालय एक मत नहीं थे। इस नए अधिनियम के लागू होने के बाद अब सभी न्यायालय इसी अधिनियम के अनुरूप अपने निर्णय देते हैं। नेक्स्ट है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं। एक अवयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि किसी व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। अतः एक अवयस्कता प्राप्त करने के बाद भी अवयस्कता की अवधि में किए गए ठहरावों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं। एक अवयस्क के साथ अवरोध या गत्यावरोध या प्रदर्शन का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। यदि कोई अवयस्क मिथ्या वर्णन या कपट करके झूठ मूठी अपने आप को वयस्क बताता है और किसी अन्य पक्षकार को अपने साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित कर लेता है, तो ऐसी दशा में भी उसे अनुबंध के निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अवयस्क अपनी अवयस्कता की सदैव वकालत कर सकता है या दलील दे सकता है तथा आवश्यकता की आड़ में अपने दायित्व से बच सकता है। नेक्स्ट है विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं। विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन का तात्पर्य अनुबंध को मूल रूप में तय की गई शर्तों के अनुसार पूरा करवाना है। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है जबकि ठहराव वैध हो, जबकि अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। अतः व्यर्थ ठहराव के विशिष्ट निष्पादन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध। अवयस्क के संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जा सकता है। यदि ऐसा संरक्षक अगर कुछ शर्तों पर किया गया है, जैसे वह संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है, यदि वह अपनी शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है, संरक्षक द्वारा किया जाने वाला अनुबंध अवयस्क के हित में है तथा कोई भी अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता। नेक्स्ट है माता पिता का दायित्व नहीं। अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई दायित्व नहीं होता है, चाहे वह दायित्व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों न हो। परंतु यदि अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई अनुबंध किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व माना जाएगा। अवयस्क एजेंट, किसी भी अवयस्क को अपना एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता है और एजेंसी का जन्म अनुबंध से होता है। किंतु एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेंट अवश्य बन सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के प्रति स्वयं नियोक्ता या प्रधान का दायित्व होता है, परंतु एक अवयस्क एजेंट अपने अधिकारों के बाहर कोई कार्य करता है अथवा करने में लापरवाही बरतता है तो उसे किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उसके गलत एवं सही कार्यों के लिए उसका प्रधान ही उत्तरदायी होता है। अवयस्क साझेदार, एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है, क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। किंतु यदि फर्म के सभी साझेदार चाहे तो एक अवयस्क को फर्म में लाभों में साझेदार बना सकते हैं। नेक्स्ट है अवयस्क के लिए प्रतिभूति। अवयस्क की कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है, किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के वचन को पूरा कर देने के बाद भी अवयस्क को उस वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि अवयस्क किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दूसरे व्यक्ति की गारंटी देता है तो उसके लिए भी उसका कोई दायित्व नहीं होता है।
अवयस्क अंशधारी अवयस्क को किसी भी कंपनी में अंश आवंटित नहीं किए जा सकते, क्योंकि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु अवयस्क को पूर्णदत्त अंश अंतरित किए जा सकते हैं। कंपनी विधानमंडल ने नंदिता जैन बनाम बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के मामले में निर्णय दिया कि यदि कोई अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से किसी कंपनी के अंश अपने नाम अंतरित करने की प्रार्थना करता है तो उसे अंशधारी बनाया जा सकता है यदि अंश पूर्णदत्त हो। यदि किसी अवयस्क को उत्तराधिकार में कुछ अंश प्राप्त होते हैं तो कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में उसके वैधानिक संरक्षक का नाम सदस्य के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है पट्टेदारी तथा अन्य व्यवसाय। जयकांत बनाम दुर्गा शंकर के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क का वास्तविक संरक्षक अवयस्क के लिए न तो कोई संपत्ति पट्टे पर ले सकता है और न उससे ऐसा कोई व्यवसाय ही कर सकता है जिससे अवयस्क पर कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना हो। नेक्स्ट है अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में। यदि कोई अवयस्क कुछ अन्य वयस्क वचनदाताओं के साथ वचनदाता बनता है तो उस अनुबंध में वयस्क वचनदाता ही उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है अवयस्क और दिवालिया अधिनियम। एक अवयस्क को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, चाहे उसने जीवन की आवश्यकताएं ही क्यों न खरीदी हो। नेक्स्ट है अवयस्क तथा विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है तथा उनका नेगोशिएशन कर सकता है, किंतु ऐसे विलेखों के अप्रतिष्ठित होने पर उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, जबकि विलेख से संबंधित अन्य सभी पक्षकार उसके प्रति तथा अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अपराध के लिए उत्तरदायी। यदि किसी अवयस्क ने ऐसा अपराध किया है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अथवा उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो अवयस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अवयस्क भी वयस्कों की तरह ही आक्रमण, मानहानि, शीलभंग, अतिचार, कपट, गबन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, परंतु यदि अनुबंध के कारण अपराधपूर्ण कार्य किए जाते हैं तो अवयस्क उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है विवाह का अनुबंध। एक अवयस्क द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। नौकरी का ठहराव। एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का ठहराव भी व्यर्थ होता है। अवयस्क ऐसे ठहराव को इस आधार पर भी प्रवर्तित नहीं करवा सकता है कि वह उस अनुबंध में वचन ग्रहीता या लाभ प्राप्त करने वाला है। वचन ग्रहीता की स्थिति में अवयस्क तभी अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकता है जबकि उसने स्वयं ने अपना दायित्व पूरा कर दिया हो, किंतु स्वयं सेवा का अनुबंध करने के मात्र से वह लाभदायी स्थिति में नहीं आ जाता है। इतना ही नहीं, अवयस्क के संरक्षक माता पिता भी अवयस्क की ओर से नौकरी का अनुबंध नहीं कर सकते जब तक कि इसके लिए कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो। प्रशिक्षुता अनुबंध। यदि अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु किसी भी कारखाने के मालिक से अनुबंध करता है तो वह अनुबंध वैध होगा। बंधक अनुबंध। अवयस्क द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रखने का ठहराव व्यर्थ होता है, किंतु वह अपने पास दूसरे की संपत्ति को प्रतिफल के बदले बंधक रख सकता है। एंड लास्ट है इसका आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व।
यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन के लिए वह अवयस्क बाध्य है को उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो ऐसा व्यक्ति अवयस्क की संपत्ति यदि हो तो उसमें से अपनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ये धारा 68 में दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवयस्क की आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करने वाला अवयस्क की संपत्ति में से यदि अगर उसके पास कोई है तो उन वस्तुओं का मूल्य वसूल कर सकता है। अवयस्क का दायित्व अर्थ अनुबंध के आधार पर उत्पन्न होता है, न कि किसी अनुबंध के कारण। इसका कारण यह है कि अवयस्क तो अनुबंध कर नहीं सकता, अतः उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व भी उत्पन्न नहीं होता है। तो न्यायाधीश फ्लेचर मोल्टन ने नेस बनाम इनमान के मामले में उन्होंने लिखा है कि दायित्व उत्पन्न होने का कारण अनुबंध नहीं है, दायित्व उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि कानून ऐसा दायित्व उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह से एक अवयस्क से जब कभी भी अनुबंध किया जाता है या ठहराव किया जाता है तो इन प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अवयस्क को जो माइनर है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं इस अधिनियम में दी गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।